ये कहानी शुरू होती है एक बहुत ही नॉर्मल रोजमर्रा की सिचुएशन से। हीरोइन की एंट्रेंस एग्जाम में बस 23 दिन बच्चे हैं। मतलब वो अपनी पूरी ताकत लगा के पढ़ाई में डूबी हुई है। और तभी अचानक उसके पापा का फोन आता है। पापा पूछते हैं, बेटा, जिस कॉलेज में तुम फॉर्म भर रही हो वो तो घर के पास ही है ना, तो क्यों ना तुम घर आके ही पढ़ाई करो। अब ये लड़की सोच में पड़ जाती है। पिछले 1 साल से ज्यादा टाइम हो गया है उसे घर गए हुए, क्योंकि समर और विंटर ब्रेक्स में भी वो कॉलेज में ही रुक के प्रोजेक्ट करती रही। तो उसे लगता है मम्मी पापा भी मिस कर रहे होंगे मुझे, और एग्जाम के लिए तो घर जाना ही है। तो वो बिना ज्यादा सोचे तुरंत छुट्टी ले लेती है और घर के लिए निकाल पड़ती है। अब यहाँ से चीजें थोड़ी इंटरेस्टिंग होने लगती हैं, क्योंकि उसने सुना था कि उसके पेरेंट्स ने एक नया छोटा सा विला खरीदा है और वो ऑलरेडी उसमें शिफ्ट भी हो चुके हैं। पर जब वो वहां पहुंचती है तो देख के थोड़ा हैरान हो जाती है। ये नया घर है ए सिटी के एक बिल्कुल सुनसान वीराने इलाके में। अब इस ए सिटी का जियोग्राफी समझना जरूरी है भाई, क्योंकि ये बाद में बहुत काम आएगा। ये शहर एक नदी से 2 हिस्सों में बांटा हुआ है, नॉर्थ साइड और साउथ साइड। नॉर्थ साइड असली सिटी एरिया है जहां बुल्क पॉपुलेशन रहती है। साउथ साइड पहले सिर्फ खाली पहाड़ी इलाका था, जिसे रिसेंटली गवर्नमेंट ने थोड़ा फ्लैटन करके नया डेवलपमेंट एरिया बनाया है। पर अभी तक ये एरिया प्रॉपर डेवलप नहीं हुआ। सिर्फ कुछ फैक्ट्रीज और डिलीवरी स्लैश कोरियर वेयर हाउसेज हैं वहां। कोई एंटरटेनमेंट, कोई मार्केट, कुछ नहीं। और उनका ये नया सोसाइटी जहां उनका विला है, वो साउथ साइड का एकमात्र सोसाइटी है। मतलब पूरे साउथ साइड में सिर्फ यही एक रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स है। सोसाइटी में एक जैसी दिखने वाली रो हाउसेज हैं, सब अभी अभी बने हैं, और इसमें अभी तक लगभग कोई रहने वाला नहीं आया। तो घर में पहुंच के 3rd फ्लोर पे एक बड़ा सा लिविंग रूम है। हीरोइन वहां का लेआउट देख ही रही होती है कि पापा चुपके से आके पूछते हैं, बेटा, बेसमेंट देखना चाहोगी? और वो तुरंत एक्साइटेड होके हाँ बोल देती है। दोनों नीचे जाते हैं, एक स्टोर रूम तक पहुंचते हैं जहां पुराने घर के कुछ वेस्ट अप्लायंसेस, कुछ लकड़ी का सामान और एक स्टोरेज कैबिनेट रखा है। कुछ भी स्पेशल नहीं लगता। हीरोइन कंफ्यूज होके पूछती है, पापा, आपने तो कहा था बेसमेंट दिखाएंगे, ये तो सिर्फ स्टोर रूम है। पापा एकदम मिस्टीरियस टोन में बोलते हैं, बेटा, यही तो बेसमेंट का एंट्रेंस है। और फिर वो कैबिनेट खोलते हैं। अंदर कुछ पुराने कपड़े लटके हुए हैं। पापा आगे बढ़ते हैं, कपड़ों को साइड करते हैं और कैबिनेट के पीछे वाली वॉल पे कुछ प्रेस करते हैं। और अचानक एक छोटा सा गैप खुल जाता है। एक सीक्रेट डोर! पापा पहले अंदर जाते हैं, लाइट ऑन करते हैं। हीरोइन भी पीछे पीछे जाती है। अंदर एक छोटा सा कमरा है जिसमें सिर्फ एक और दरवाजा है। और भाई यहाँ पे कॉमेडी शुरू होती है। एक दरवाजे के अंदर दूसरा दरवाजा। पापा बोलते हैं, बेटा, इस दरवाजे का पासवर्ड तुम्हारी बर्थडे है, जाके खोल दो। हीरोइन बहुत एक्साइटेड होकर जल्दी से पासवर्ड एंटर करती है, हैंडल घुमाती है, पर दरवाजा खुलता ही नहीं। वो कंफ्यूज होकर पीछे पलटती है तो देखती है कि पापा तो ऑलरेडी वापस स्टोर रूम की तरफ जा रहे हैं। एक सेकंड के लिए उसे बहुत बड़ा झटका लगता है। ये तो एकदम फेक था। पापा ने उसे जानबूझ के डिस्ट्रैक्ट किया था। वो बाहर आके देखती है, पापा उन पुराने अप्लायंसेस के पीछे खड़े हैं और फ्लोर पे अचानक एक रियल एंट्रेंस नजर आता है। अब हीरोइन की आंखें पूरी तरह फट जाती हैं। ये तो सिर्फ चोर उचक्कों से बचने वाली बात नहीं है, इतना एलैबोरेट सिक्योरिटी क्यों है? सीढ़ियों से नीचे उतारते हुए हीरोइन सोचती है, ये बेसमेंट किसी नॉर्मल सोसाइटी के बेसमेंट जैसा बिल्कुल नहीं लगता। ये तो एक बहुत बड़ा बंकर जैसा फील हो रहा है। नीचे पहुंच के वो देखती है बेसमेंट छोटे बड़े बॉक्सेस से पूरी तरह भरा हुआ है। सब कुछ तरतीब से स्टैक्ड है, बस कुछ रूम्स तक जाने के लिए छोटे छोटे रास्ते छोड़े गए हैं। वो एक नज़र में ही देख लेती है। हर फ्लेवर के इंस्टेंट नूडल्स, कंप्रेस्ड बिस्किट्स, अलग अलग चीज़ों के कैंस, ओट्स, कुकिंग ऑयल, चावल, मिक्स्ड ग्रेन्स, नूडल्स। ज़्यादातर चीज़ें ज़रूरत की हैं, कोई ज़्यादा स्नैक्स वनैक्स नहीं है। और वो मेंटली कैलकुलेट करती है, अगर ये सब एक्सपायर ना हो। पर वो ज़्यादा इन स्टोर चीज़ों पे ध्यान नहीं देती, सीधी अपने सबसे पास वाले रूम की तरफ बढ़ती है। और यहीं उसे एक इंपॉर्टेंट चीज़ नोटिस होती है। टोटल 6 रूम्स हैं बेसमेंट में, पर उनका पूरा फैमिली सिर्फ 3 लोगों का है। अगर 2 रूम्स रहने के लिए यूज़ हो रहे हैं तो बाकी रूम्स में क्या है? ये रूम का दरवाज़ा भी लोहे का है, पर एंट्रेंस वाले दरवाजे जैसा लॉक नहीं लगा हुआ। वो पुश करके खोलती है और अंदर पूरी तरह अंधेरा है। वो दरवाज़ा बंद करती है और चुपचाप वहीं खड़ी रहती है जब तक उसे मम्मी पापा के आने की आहट सुनाई नहीं देती। क्या ये ज़ॉम्बीज़ के लिए है? ये सवाल हीरोइन के मुंह से सीधा निकल जाता है। मम्मी सर हिलाते हुए कहती है, हमें भी पूरी तरह क्लैरिटी नहीं है। फिर मम्मी उसका हाथ पकड़ के सीरियसली बोलती है, जीजी, तुम्हें याद है वो तुम्हारा कजिन जो विदेश पढ़ाई करने गया था? वो अभी एक बायो लैब में असिस्टेंट का काम कर रहा है। 2 महीने पहले उसने तुम्हारे मामा को एक मैसेज भेजा था कि उनकी लैब को एक गुफा में एक बंदर की लाश मिली, और रिसर्च करने पे पता चला कि उस लाश में एक प्री हिस्टोरिक वायरस है जो बंदारों के लिए फेटल है। अभी तक कोई भी इस वायरस की प्रॉपर वर्किंग समझ नहीं पाया। उस लाश को एक स्टेरिल टेम्परेचर कंट्रोल चैम्बर में रखा गया है।
तब तुम्हारे कज़न ने मुझे कॉल करके कहा था कि तैयार रहना, कुछ ठीक नहीं लग रहा उसे। प्री हिस्टोरिक वायरस से इन्फेक्ट होने के बाद भी लाश बिल्कुल साफ सुथरी है, कोई डीकम्पोज नहीं हुई। उसने अपने गाइड को बोला भी था कि रिसर्च छोड़ दो, पर और फिर सबसे डरा देने वाला पार्ट आता है। 3 दिन पहले कज़न ने एक वॉइस मैसेज भेजा था जिसमें वो कह रहा था, लाश जिंदा हो गई है, सब कुछ चाओस में है, सिर्फ 1 हफ्ता बचा है। उसकी आवाज़ बार बार टूट रही थी और मम्मी को उस मैसेज में दहाड़ जैसी आवाज़ें और रोने चीखने की भी आवाज़ें सुनाई दी थी। उसके बाद से मामा से भी कांटेक्ट हुआ है। मामा मामी ने गांव की पहाड़ियों में एक अबैंडन्ड वाटर टावर खरीद लिया है और वो वहां छुप के वक्त गुजरने की तैयारी कर रहे हैं। ये सब सुन के हीरोइन का दिमाग एकदम सुन्न हो जाता है। उसकी नॉर्मल, बोरिंग, एवरीडे लाइफ अब खत्म होने वाली है। पर 1 सेकंड बाद ही वो डॉके अपने मम्मी पापा को गले लगा लेती है, क्योंकि चाहे कुछ भी हो जाए, कम से कम उनका पूरा परिवार साथ तो है। और भाई, डूम्सडे सिनेरियो में भी ये सबसे बड़ी खुशी है, अपनों का साथ होना। पापा उसके कंधे पे हाथ रखते हुए सीरियस हो जाते हैं। बेटा, हमारा स्टॉक पाइलिंग का काम अभी पूरा नहीं हुआ। मैं और तुम्हारी मम्मी जितना सोच सके उतना ही कर पाए हैं। रिसोर्सेज लिमिटेड हैं और हम इंटरनेट पे पोस्ट डाल के लोगों से पूछ भी नहीं सकते, क्योंकि अगर हमारा एड्रेस ट्रैक हो गया तो पूरे परिवार के लिए बहुत खतरनाक हो जाएगा। हीरोइन भी सहमत होती है, क्योंकि डूम्सडे में सबसे डरा देने वाली चीज़ जॉम्बीज नहीं होते, बल्कि इंसानों का दिल होता है। जहां भी लोग होते हैं वहां खुदगर्जी और साजिश होती ही है। वो बोलती है, पापा आपने बिल्कुल सही सोचा है। फिर वो पूछती है, तो अब हम पहले सामान खरीदने जाएं या जो है उससे गिनती करें? पापा जवाब देते हैं, बहुत ज़्यादा सामान लेना है तो पहले खरीदने चलते हैं। सिर्फ 3 दिन बचे हैं। हम तीनों अलग अलग डायरेक्शन में जाते हैं। चलो जल्दी सामान लेने चलते हैं। तीनों अलग अलग डायरेक्शन में निकल जाते हैं। काम डिवाइड करते हैं। पापा बेसिक सर्वाइवल के लिए मशीनरी स्लैश इक्विपमेंट लेंगे, मम्मी डेली यूज आइटम्स लेंगी और हीरोइन खाने पीने का सामान कंटिन्यू करेगी। सबसे अलग होकर हीरोइन गाड़ी ड्राइव करके शहर के सबसे बड़े वेयरहाउस स्टाइल सुपरमार्केट की तरफ निकल जाती है। वेंसडे का दिन है तो सुपरमार्केट में ज़्यादा भीड़ नहीं है। स्नैक्स सेक्शन में पहुंच के वो थोड़ी देर के लिए सोचने लगती है। भाई देखो, इसका दिमाग कितना शार्प चल रहा है। सबसे पहले वो सोचती है कि ज़ॉम्बी स्मेल पे रिएक्ट करते हैं या साउंड पे। ये क्लियर नहीं है, इसलिए वो हॉट पॉट या राइस नूडल्स जैसी चीज़ें बिल्कुल नहीं लेती, क्योंकि उन्हें बनाने में स्मेल बहुत स्ट्रांग आती है और अगर किसी ने वहाँ स्मेल नोटिस कर ली तो उनका पूरा विला एक्सपोज हो सकता है। फिर वो चिप्स जैसी चीज़ें भी स्किप कर देती है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा स्पेस लेते हैं और खाते वक्त बहुत आवाज़ करते हैं। स्पाइसी स्ट्रिप्स भी रिजेक्ट, क्योंकि खाने के बाद पानी पीना पड़ता है और डूम्सडे में पानी एक प्रेशियस रिसोर्स होगा। बिस्किट्स भी नहीं, बहुत सूखे होते हैं, उन्हें भी ज़्यादा पानी चाहिए होता है। जेली भी स्किप, स्पेस ज़्यादा लेती है, पैसा भी ज़्यादा लगता है और पेट नहीं भरती प्रॉपरली। आखिर में सिर्फ बीफ जर्की, पॉर्क फ्लॉस और अलग अलग ड्राइड फ्रूट्स लेती है। एनर्जी भी मिलेगी, स्पेस भी कम लेगा, क्योंकि उसे पता नहीं बेसमेंट में एग्जैक्ट कितनी जगह बची है, तो कॉस्ट इफेक्टिव हाई वैल्यू आइटम्स ही लेना बेहतर है। फिर वो वेजिटेबल सेक्शन पहुंचती है और वहां थोड़ा कंफ्यूज हो जाती है। सब्जियों की शेल्फ लाइफ कम होती है, जल्दी खराब हो जाती हैं, पर बिना सब्जी खाए रह भी नहीं सकते। तो वो डिसाइड करती है कि अभी वेजिटेबल्स नहीं लेंगी, घर जाके मम्मी पापा से डिस्कस करेगी इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन, और खुद वापस निकल जाती है। वेट करते करते वो एक फूड डिलीवरी ऐप से भी कई 10-10 बॉक्सेस इंस्टेंट नूडल्स ऑर्डर कर देती है। कुछ ही मिनट में ट्रक पे ट्रक उनके पुराने घर के आंगन में आने लगती हैं और सामान सीधा कोर्टयार्ड में रख दिया जाता है। तो वो डिसाइड करती है कि ये सारा सामान अंधेरे में छुप के ट्रांसपोर्ट करना होगा। वो अपने पेरेंट्स को कॉल करती है पूछने के लिए कि वो सामान कब शिफ्ट करेंगे। पापा मम्मी बोलते हैं, तुम अभी पुराने घर में ही रुको, हम आधी रात को आएंगे। हीरोइन घर की सिक्योरिटी कैमरा निकाल के कोर्टयार्ड के एक छुपे हुए कॉर्नर में फिट कर देती है, जिससे पूरा कोर्टयार्ड कवर हो जाए। वो लिविंग रूम में बिल्कुल चुपचाप बैठ के अपने फोन से मॉनिटर करती रहती है बाहर का हर मूव। रात हो चुकी है और उसने जानबूझ के कोर्टयार्ड की लाइट ऑन नहीं की। सिर्फ बाउंड्री वॉल के कारण बाहर से सिर्फ सामान का ढेर दिख सकता है, कुछ और नजर नहीं आएगा। लगभग रात 1 बजे उसकी नींद फोन की रिंग से टुटाती है। मम्मी पापा आ चुके हैं। तीनों बहुत ही धीरे धीरे काम करते हैं, बारी बारी से गाड़ी चलाते हैं सामान ट्रांसपोर्ट करने के लिए, क्योंकि सिर्फ उनका ही फैमिली उस नए सोसाइटी में रहता है, तो रात में कोई सिक्योरिटी पेट्रोल भी नहीं है। उनकी गाड़ियां भी नंबर प्लेट स्कैन करके ही सोसाइटी में एंटर होती हैं, तो किसी ने उन्हें देखा नहीं। पूरी रात मेहनत करके आखिर में सारा खाना पीना सक्सेसफुली ट्रांसपोर्ट हो जाता है। हीरोइन में इतनी एनर्जी नहीं बचती कि वो सब कुछ गिनती करें या देखे कि मम्मी पापा ने क्या क्या अरेंज किया है। वो सीधे सो जाती है। सुबह जब नींद खुलती है, कर्टन हटा के देखती है। बाहर धूप लॉन पे पड़ रही है। एकदम ऐसा लगता है जैसे दुनिया खत्म होने वाली ही नहीं है, सब कुछ नॉर्मल है। 3rd फ्लोर पहुंचती है तो देखती है मम्मी पापा ने ऑलरेडी ब्रेकफास्ट बना दिया है। नाश्ता करते करते वो वेजिटेबल्स वाले टॉपिक पे बात करती है। मम्मी सजेस्ट करती है, क्यों ना कोर्टयार्ड में ही थोड़ी सब्जियां उगा लें,
मैंने ज़ॉम्बी अपोकलिप्स नॉवेल्स में पढ़ा है, लोग ऐसे ही करते हैं, इससे विटामिन्स भी मिलते रहेंगे और बाउंड्री वॉल भी है तो सेफ रहेगा। पर हीरोइन सोच के बोलती है, नहीं, ये आइडिया ठीक नहीं है। और यहीं से हीरोइन अपना एक पूरा सिक्योरिटी प्लान अपने पेरेंट्स को एक्सप्लेन करती है, पॉइंट बाय पॉइंट। भाई, ये पार्ट सुन के तुम्हें लगेगा ये लड़की जीनियस है। पहला पॉइंट, हम अपने घर का बाहर से दिखने वाला स्ट्रक्चर बिल्कुल ओरिजिनल ही रखेंगे, कोई एक्स्ट्रा चीज ऐड नहीं करेंगे। जॉम्बीज वॉल पे चढ़ नहीं सकते, तो उनसे बचने के लिए नॉर्मल बाउंड्री वॉल ही काफी है। दूसरा पॉइंट, तीनों गाड़ियां ग्राउंड फ्लोर पे खड़ी करना बहुत ज्यादा ऑब्वियस होगा। अगर कोई इंट्रूडर देख लें कि पूरे सोसाइटी में सिर्फ यही एक घर ऑक्यूपाइड है, तो वो लोग यहीं लंबे टाइम तक रुक सकते हैं, सिर्फ बच्चे खुचे रिसोर्सेज के लिए। और इससे हमारे बेसमेंट एक्सपोज होने का खतरा बढ़ जाएगा। तीसरा पॉइंट, बेसमेंट में वेंटिलेशन इलेक्ट्रिसिटी से चलता है, पर अगर सिर्फ हमारे घर में सोलर पैनल लगा हुआ दिखेगा तो ये बहुत सस्पिशियस लगेगा। इसलिए बेहतर होगा कि पूरे सोसाइटी के हर घर पे सोलर पैनल्स लगा दिए जाएं। इससे एक्सपोजर का रिस्क कम हो जाएगा। चौथा पॉइंट, पानी का इंतजाम। सबसे अच्छा ऑप्शन है बॉटल्ड वाटर का बल्क स्टोरेज करना। और चूंकि हम बेसमेंट में हैं, बिल्डिंग के वेट कैपेसिटी की टेंशन भी नहीं लेनी पड़ेगी, तो जितना चाहें उतना स्टोर कर सकते हैं। वाटर कलेक्शन सिस्टम्स भी हो सकते हैं, पर उन्हें इमरजेंसी के अलावा यूज नहीं करेंगे। पांचवां पॉइंट, वेजिटेबल्स का इशू। अगले कुछ दिनों में ज्यादा से ज्यादा फ्रेश वेजिटेबल्स खरीद के पिकल्स और प्रिजर्व्ड सब्जियां बना लेंगे, और उसके बाद सिर्फ ड्राइड वेजिटेबल्स ही ऑप्शन बचेगा। उन्हें पानी में भिगो के यूज करना होगा। छठा पॉइंट, हमें बड़े फ्रीजर्स खरीदने चाहिए जिससे मांस मछली लंबे टाइम तक स्टोर हो सके। मम्मी पापा दोनों स्टंट रह जाते हैं अपनी बेटी का इतना ऑर्गेनाइज्ड प्लान सुन के। अंदर ही अंदर सोचते हैं, हमारी बेटी सच में बड़ी हो गई है, हमसे ज्यादा सोच रही है। पापा तुरंत बोलते हैं, चिंता मत करो, मैंने फ्रीजर और पानी का इंतजाम ऑलरेडी कर दिया है। बेसमेंट की दीवारों पे भी साउंड प्रूफिंग और रीइंफोर्समेंट का काम हो चुका है। और फिर डिसाइड होता है कि आज पापा और सामान खरीदने जाएंगे, और हीरोइन मम्मी घर पे बेसमेंट का पूरा इन्वेंट्री करेंगी। जो भी कम पड़े वो लिस्ट बना के पापा को फिर से भेजेंगे। बाहर ज्यादा निकालना अभी रिस्की है, इसलिए घर पे रहना ही बेहतर है। तो हीरोइन और मम्मी दोबारा बेसमेंट में जाती हैं, और अब जाके हीरोइन को पूरा अंदाजा होता है कि उनका स्टॉक कितना जबरदस्त है। बाकी 4 रूम्स जो पहले हीरोइन को मिस्टीरियस लग रहे थे, उनमें से 3 रूम्स सिर्फ पानी से भरे हुए हैं। 16 लित्रे वाले बड़े वाटर जग्स इतनी टाइटली पैक्ड कि अंदर चलना भी मुश्किल है। और चौथा स्पेशल रूम में 4 कस्टम मेड बड़े फ्रिजेस स्लैश फ्रीजर्स हैं। ये फ्रिजेस ऑलरेडी मीट और फ्रेश वेजिटेबल्स से भरे हुए हैं। पावर सप्लाई की फिक्र करते हुए हीरोइन और मम्मी डिसाइड करती हैं कि अभी सिर्फ 2 फ्रिजेस ही एक्टिव यूज में रखेंगे। फिर वो बेसमेंट के बड़े ओपन एरिया का इन्वेंट्री शुरू करती हैं, रीजन वाइज डिवाइड करके। कल के सामान को मिला के टोटल गिनती होती है, 120 बैग्स बिग फ्लैट ब्रेड्स, 120 बैग्स फ्लावर, 50 बॉक्सेस नूडल्स, हर बॉक्स में 10 पैक्स, 30 बॉक्सेस राइस नूडल्स, हर बॉक्स में 9 पैक्स, 20 बॉक्सेस वॉन्टन 5 पैक्स ईच, 20 बॉक्सेस डम्पलिंग्स 5 पैक्स ईच, हर फ्लेवर के इंस्टेंट नूडल्स 20-20 बॉक्सेस 24 पैक्स ईच, अलग अलग स्पाइसेस 5-5 बॉक्सेस, कुकिंग ऑयल 10 ड्रम्स, कंप्रेस्ड बिस्किट्स 5 बॉक्सेस, टूथपेस्ट 5 ट्यूब्स, टूथब्रश 10, फेस वॉश 6 पैक्स, बेथिंग सप्लाइज 10, टॉवल्स 6। बाकी सब ऊपर वाले स्टडी रूम में शिफ्ट करके लॉक कर देती है, क्योंकि बेसमेंट की स्पेस प्रेशियस है। फिर वो अपने और पेरेंट्स के रूम्स देखती है। छोटे छोटे 2 रूम्स हैं, बस एक बेड और एक टेबल फिट होती है। कोई वार्डरोब नहीं है, सिर्फ एक हैंगिंग रैक है जिसपे हर सीजन के लिए कुछ कुछ क्लोथ्स लटकी हैं। हीरोइन को हल्का सा अफसोस होता है, अब प्यारी प्यारी ड्रेसेस पहनने को नहीं मिलेंगी। हर रूम में एक छोटा बाथरूम भी है, सिर्फ स्क्वाट, टॉयलेट और एक शावर हेड। पर रूम का साइज देख के वो संतुष्ट हो जाती है। बस सोना ही तो है, और वैसे भी पूरी स्पेस तो सामान के लिए चाहिए। बेसमेंट में एक ओपन स्टाइल किचन भी है, नॉर्मल कुकिंग इक्विपमेंट के साथ। चंकी बेसमेंट में धूप नहीं आती, इसलिए कपड़े सुखाने की कोई जगह नहीं है। मम्मी बोलती है कि जब कोई ना हो तब चुपके से बाहर धूप में कपड़े सुखा लिए जाएंगे। पापा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ऐड करते हैं, अगर इंट्रूडर्स बड़े हथियारबंद आदमी हुए तो उनसे लड़ना मुश्किल होगा। इसलिए वो डीजल जनरेटर जैसी भारी मशीनरी एंट्रेंस के पास रख देते हैं। अंदर से हटाया जा सकता है, पर बाहर से कोई बिना इन चीजों को हटाए वो बड़ा आयरन गेट खोल ही नहीं सकता। हीरोइन मन ही मन डिसाइड करती है, मुझे बहुत होशियार रहना होगा, अपने पेरेंट्स को सेफ रखना होगा। बेसमेंट क्लीन करते करते दिन ढल जाता है, सब ऊपर आ जाते हैं। मम्मी डिनर बनाने किचन में चली जाती है। पापा अभी तक वापस नहीं आए, तो हीरोइन फोन उठा के वेबो स्क्रॉल करने लगती है। अचानक ट्रेंडिंग टॉपिक्स में एक स्ट्रेंज हैशटैग दिखता है, ज़ॉम्बी पकड़ो। हीरोइन का दिल एक सेकंड के लिए रुक जाता है, क्या सच में ज़ॉम्बीज आ चुके हैं? वो क्लिक करती है तो सिर्फ एक ब्लॉगर की एक लाइन दिखती है, डूम्सडे आने वाला है, ज़ॉम्बीज ऑलरेडी अपीयर हो चुके हैं। न कोई वीडियो, न कोई रिप्लाई,
तभी दरवाज़ा खुलता है। पापा अंदर आते हैं, हाथों में करीब 10-12 कैमरा बॉक्सेस लिए हुए। बताते हैं कि बहुत सारी दुकानें घूमने के बाद सिर्फ ये पिनहोल कैमराज ही मिल पाएं। हीरोइन बहुत खुश हो जाती है, क्योंकि पिनहोल कैमराज होने का मतलब है एक्सपोजर का रिस्क काफ़ी कम हो जाएगा। वो डिसाइड करती है कि आज रात अंधेरे में वो सोसाइटी को कई बार घूमेगी, एक रफ मैप बनाएगी और अपने घर को सेंटर मान के चारों तरफ ये कैमराज इंस्टॉल करेगी। डिनर के बाद हीरोइन और पापा हाथों में हैमर और छोटे नाइम्स लेके सोसाइटी में वॉक पे निकलते हैं। एक चक्कर लगाने के बाद कंफर्म होता है कि उनके अलावा वाकई कोई और रेजिडेंट अभी तक नहीं आया। और एक और इंटरेस्टिंग चीज नोटिस होती है, चूंकि घर अभी अभी हैंडओवर हुए हैं, ज्यादातर घर ऑन के कोर्टयार्ड गेट्स लॉक ही नहीं है। मतलब वो चाहे तो किसी भी विल्ला में अंदर जाके अपना इंस्टॉलेशन कर सकते हैं और किसी को पता भी नहीं चलेगा। वो चलते चलते फोन से फोटोज लेके रूट नोट करते रहते हैं। 3 चक्कर लगाने के बाद घर वापस आके एक पूरा सोसाइटी मैप बना लेते हैं और जिन जिन घरों के गेट्स खुले थे उन्हें मार्क कर देते हैं। पापा थोड़ी देर सोच में डूब जाते हैं, फिर बोलते हैं, कल आखिरी बार बाहर जाएंगे सामान लेने। मैं कुछ कंट्रोल्ड स्लैश रेगुलेटेड नाइफ्स खरीदूंगा। तुम, मम्मी की तरफ देख के, हॉस्पिटल या मेडिकल स्टोर से दवाइयां लो। हीरोइन की तरफ, खाने पीने का काम कंटिन्यू करो, अपने पसंद के स्नैक्स भी ले लेना और कैट लिटर भी ले आना, सब पुराने घर पे मिलेंगे। काम खत्म होने के बाद गाड़ियां पुरानी जगह पे ही छोड़ देना, नए घर तक मत लाना। रात को बिस्तर पे लेते हुए हीरोइन सोचती है, कल डूम्सडे से पहले उनका आखिरी दिन है बाहर निकालने का। उसका दिल भारी हो जाता है। ये दुनिया अब कैसी बन जाएगी? इन्हीं ख्यालों के साथ कल के काम की टेंशन लेके वो धीरे धीरे नींद में डूब जाती है। सुबह उठ के वो रियलाइज करती है कि पुराने सुपरमार्केट के स्टाफ मेंबर्स अब उसे पहचान चुके हैं। अगर वहां दोबारा जाएगी तो रिकग्नाइज हो जाएगी। तो वो एक दूसरे बड़े सुपरमार्केट में जाती है। इस बार वो सिर्फ अपनी पसंद के स्नैक्स खरीदती है। हैप्पी फिजी ड्रिंक्स की 2 बड़ी बॉटल्स भी ले लेती है और 5 बैग्स कैट लिटर भी। इस बार उससे इतना केयरफुल नहीं रहना पड़ता, क्योंकि ये सिर्फ नॉर्मल स्नैक शॉपिंग है, कोई बल्क सस्पिशियस ऑर्डर नहीं। पेमेंट करके जब वो सुपरमार्केट के सामने वाले पार्किंग एरिया तक पहुंचती है तो देखती है दूर से बहुत सारे लोग एक जगह भीड़ लगा के खड़े हैं, कुछ बात कर रहे हैं। समझ नहीं आता क्या हो रहा है। किसी भी अनहोनी से बचने के लिए वो जल्दी से अपनी गाड़ी तक पहुंचती है, सारा सामान डिक्की में रखती है, खुद ड्राइवर सीट पे बैठ जाती है, अच्छी तरह चेक करती है कि गाड़ी के सारे डोर्स लॉक हैं और फिर धीरे धीरे गाड़ी को उस भीड़ की तरफ ड्राइव करती है। लोग इतने ज्यादा हैं कि वो थोड़ी दूर ही गाड़ी खड़ी कर पाती है। विंडो नीचे करके वो एक खड़े हुए इंसान से पूछने की कोशिश करती है कि क्या हो रहा है। और बस यहीं पर यह चैप्टर एक जबरदस्त क्लिफ हैंगर पे खत्म होता है। हीरोइन तुरंत अपने मम्मी पापा को कॉल लगाती है। गाड़ी चलाते चलाते उन्हें बताती है कि सुपरमार्केट के बाहर क्या देखा उसने। और इस हड़बड़ी में वो अपनी गाड़ी के पीछे से आ रही एक चीख की आवाज को बिल्कुल इग्नोर कर देती है। भीड़ के बीच 4 विदेशी लड़के खड़े दिखते हैं। और भाई, यहीं कहानी रुक जाती है। क्या वो विदेशी लड़के ही इस डूम्सडे की पहली निशानी है? क्या वो स्क्रीम किसी ज़ॉम्बी अटैक की थी या कुछ और? कमेंट में ज़रूर बताना तुम्हारा क्या गेस है। क्या वो लोग टाइम पे अपने बंकर में वापस पहुंच पाएंगे या असली डूम्सडे इनसे पहले ही शुरू हो चुका है? अगर तुम्हें ये अपोकलिप्स प्रेप स्टोरी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो, क्योंकि अगला पार्ट और भी ज़्यादा इंटेंस होने वाला है जब असली कैओस शुरू होगा।